दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वैसे तो नया साल का पहला दिन है और नए साल के पहले दिन जो व्यूअर हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे आप पॉलिटिक्स के हैवी डोज के लिए आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन चूंकि हमारे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स से गुजरता है, उससे इफेक्ट होता है, तो इसलिए दो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से हम 2020 और 2021 की जो राजनीति है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में राजनीति किस करवट उठ बैठेगी और किस तरह से राजनीति शेप अप होगी, किस तरह से राजनीति बदलेगी। तो जिक्र दो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों की और फिर 2021 के राजनीति की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दो फैसले। पहला फैसला बिहार में लिया गया, जहां पर नीतीश कुमार ने अपने गृह सचिव होम सेक्रेटरी को हटा दिया है। 4 दिन पहले होम सेक्रेटरी को हटाने के लिए बीजेपी के एक एमएलसी संजय पासवान ने नीतीश कुमार को कहा था कि चूंकि होम सेक्रेटरी इतने लंबे समय से 15 सालों से अपने पद पर तैनात हैं और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो राज्य में लगातार खराब हो रही है, तो नीतीश कुमार अगर अपने पोर्टफोलियो को या तो किसी मंत्री को दे दें या फिर होम सेक्रेटरी को हटाएं उनकी जगह से। 4 दिन के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में अपने गृह सचिव को हटा दिया और नए गृह सचिव की तैनाती हुई है। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी सरकार ने हाथरस कांड को लेकर, हाथरस कांड आपको याद होगा किस तरह से एक लड़की का बलात्कार हुआ और किस तरह से उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, फिर आनंद फानन में वहां के डीएम ने रात में उस मृतका के शरीर को जला दिया, एक तरह से बिना परिवार की स्वीकृति लिए हुए, और उस घटना पर काफ़ी बवाल हुआ था, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप हुए और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही का एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना था वो घटना। लेकिन उस समय योगी सरकार ने डीएम को नहीं हटाया, तमाम पब्लिक प्रेशर के बाद में। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं, राजनीतिक घटनाएं, एक तरह से क्या संकेत देती है, किस तरह की राजनीति एक तरह से इवॉल्व हो रही है और किस तरह से उस घटना को हम देखें 2021 के पर्सपेक्टिव में। तो पहली जो घटना है वो कहीं ना कहीं संकेत देती है कि बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो नीतीश कुमार का जो डोमिनेंस था एक जमाने में, नीतीश कुमार जिस तरह से प्रभावशाली थे, जिस तरह से वो एक सुशासन बाबू की छवि ने बीजेपी जूनियर पार्टनर के रूप में वहाँ काम करती थी, वो उनका प्रभुत्व लगातार कम हो रहा है। किस तरह से वो बीजेपी के दबाव में अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं कर पाए, किस तरह से बीजेपी के दबाव में उन्हें होम सेक्रेटरी हटाना पड़ा। पिछली बार आपको याद होगा कि हेल्थ सेक्रेटरी को भी उन्हें हटाना पड़ा था। तो यानी कि जो बिहार में जिसकी उम्मीद हम 1-1.5 साल के बाद कर रहे थे, उसकी शुरुआत थोड़ी पहले हो गई है कि वहाँ पर नीतीश कुमार का डोमिनेंस कम हो रहा है, बीजेपी का डोमिनेंस बढ़ रहा है। चूंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 74 सीटें उसने जीती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पे वो ज़्यादा असर्टिव बीजेपी दिख रही है। लेकिन सिर्फ ये असर्टिवनेस जो है वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जितने भी इससे पहले भी आपने देखा कि जो एनडीए के एलाइज जो पार्टनर रहे हैं वो एक एक करके उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसका जो एक्सपेंशन का प्लान है उसमें कहीं ना कहीं ये रुकावट बन रहे हैं, और इसलिए बीजेपी ने एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा उनको साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किए, और उन सब ने अपनी अपनी मांगों के आधार पे, अपने अपने राज्य के कैलकुलेशन के आधार पे उन्होंने साथ छोड़ दिया। दूसरी घटना जो यूपी की घटना है वो हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरह से बीजेपी सरकार या मोदी सरकार काम करती है, उसके फंक्शनिंग करने के तरीकों के बारे में वो बताती है। पहला संकेत ये देता है कि पब्लिक प्रेशर में नहीं झुकना है, यानी कि जब हाथरस कांड हुआ तमाम उस समय ये आरोप लगाए गए और उनका इस्तीफा मांगा गया, उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए मांग रखी गई, लेकिन योगी सरकार ने हाथरस के डीएम का ट्रांसफ़र नहीं किया। 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब उन्हें लगा कि समय माकूल है, तो अब उन्होंने हाथरस के डीएम का ट्रांसफ़र किया है। तो यानी कि पब्लिक प्रेशर में नहीं झुकना है, या कम से कम ये दिखाना है कि हम पब्लिक प्रेशर में नहीं झुक रहे हैं, हम आपकी मांगों को, अगर राजनीति प्रेरित है और कहीं ना कहीं अगर झुक गए तो पॉलिटिक्स और ज़्यादा विस्फोटक स्वरूप ले लेगी। ये कहीं ना कहीं दो घटनाएं दिखाती है। लेकिन 2021 की पॉलिटिक्स कैसे होगी? क्या 2020 की जो पॉलिटिक्स थी उसके समानांतर, उसके जैसी होगी, या फिर उससे कुछ अलग होगी?
तो उसकी थोड़ी बहुत मानगी हम देखते हैं। 2020 की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरह से सीए प्रोटेस्ट से हुआ था। जनवरी फरवरी का महीना दिल्ली का चुनाव था और सीए प्रोटेस्ट अपने पूरे शबाब पर था। शाहीन बाग में महिलाएं डटी हुई थी, किस तरह से सीए कानून को लागू किया गया है और किस तरह से इस कानून को बनाया गया है। और उस समय बीजेपी सरकार ने ये कहा कि ये सारा जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और इसमें कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, वो इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसकी जो पब्लिक फंडिंग हो रही है वो बाहर से हो रही है। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने उस पर भी झुकते हुए एक तरह से सीए की जो फ्रेमिंग ऑफ रूल्स है उसको टाल दिया। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है लेकिन रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। एनआरसी की बात कही गई थी लेकिन एनआरसी भी ठंडे बस्ते में चला गया है। यानी कि सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं जो ढेर सारी ऐसे सोसाइटी का जो तबका है, जो खास करके मुस्लिम है, उनकी जो शिकायतें हैं और उनके जो फियर्स हैं वो कहीं ना कहीं जेन्युइन हैं। जो बाद में रियलाइज हुआ उस समय वो बिल्कुल डटे रहे और उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू होगा, लेकिन बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद फिर माइग्रेंट क्राइसिस आया। माइग्रेंट क्राइसिस पे जो सरकार की बद इंतजामी थी वो खुलकर सामने आई। उसके बाद आप कोविड की जब शुरुआत हुई, कोविड के ढेर सारे केसेस आए, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन वो कोई प्रोटेस्ट का स्वरूप नहीं ले सका। प्रोटेस्ट का स्वरूप लिया फार्मर प्रोटेस्ट ने और फार्मर का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं ये सरकार को एक तरह से झुकने पर मजबूर कर रहा है। सरकार ने पहले दिखाया कि वो बिल्कुल नहीं झुकेगी, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन जो फाइनल पिछली जो बातचीत हुई उसमें सरकार ने 2 जो उनकी मांगे थी वो मान ली और सरकार ने ये भरोसा दिया कि जो बाकी जो एमएसपी और उससे जो जुड़े हुए मसले हैं उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रही है। तो इसके संकेत 2021 की पॉलिटिक्स के लिए क्या मिलता है? इससे संकेत साफ मिलता है कि पिछले कुछ सालों में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां रही हैं, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और तमाम जो रीजनल पार्टियां का कोई नेशनल डोमिनेंस या नेशनल कोई नैरेटिव नहीं है और ना कोई उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गौन हो गई हैं, वो सरकार के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही हैं और एक तरह से वो ड्राइवरलेस कार की तरह चल रही हैं। उनकी जगह सिविल सोसाइटी और खास करके उन लोगों ने ले ली है जो कि फेसलेस हैं, उनका कोई चेहरा नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, लेकिन वो सरकार के फैसलों से जब नाराज होते हैं, उनको लगता है कि सरकार उनके साथ एक तरह से सही ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रही है, तो वो सड़क पे आ जाते हैं। चाहे वो इसकी शुरुआत भले ही आप कह सकते हैं कि अन्ना आंदोलन से हुई हो, लेकिन मोदी सरकार के ज़माने में भी ऐसे ढेर सारे सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कि मीटू का आंदोलन ले सकते हैं, जिसमें कि मोदी सरकार ने पहली बार झुकते हुए सरकार का जो मंत्री यानी कि एमजे अकबर का इस्तीफा लिया। उसके बाद आप सीए प्रोटेस्ट को ले सकते हैं, सरकार ने उसकी फ्रेमिंग ऑफ रूल्स को टाल दिया। फिर उसके बाद आप फार्मर प्रोटेस्ट की बात ले लीजिए। फार्मर प्रोटेस्ट सरकार ने बिना कंसल्टेशन के बिल को पास तो करा लिया, लेकिन जब किसान सड़क पे आ गए तो सरकार एक तरह से झुकती हुई दिख रही है। भले ही ये पब्लिक परसेप्शन में नहीं दिख रहा हो या नहीं दिखा रही हो कि वो सरकार झुक रही है, लेकिन सरकार के रवैये में एक लचीलापन है। तो यानी कि जो प्रेशर ग्रुप है वो अब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रही हैं, वो प्रेशर ग्रुप एक तरह से जनता ने ले ली है और ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे का संकेत भी है और एक फायदे का सौदा भी है। फायदा इसलिए क्योंकि ऐसे जो प्रेशर ग्रुप हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए चुनावी राजनीति में उनको कोई चुनावी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और खतरा इसलिए क्योंकि अगर ये प्रेशर बिल्डअप होता रहा, जैसे कि दूसरे राष्ट्रों में हमने देखा है, दूसरे देशों में देखा है कि ये ऐसे आंदोलन काफ़ी हिंसक भी हो गए हैं और काफ़ी बड़ा स्वरूप लेकर उन्होंने वहाँ पे एक तरह से चुनावी राजनीति में भी दखल डाला है। जैसे कि अगर ट्रंप का ही उदाहरण ले लेंगे कि ट्रंप के खिलाफ एक जो आंदोलन चला था और उसका खामियाजा ये उठाना पड़ा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो ये खतरे का संकेत भी है। लेकिन मोदी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी चुनावी नहीं है, क्योंकि जो 2021 में चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी का स्टेक सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, बाकी राज्यों में कोई बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, केरल में कोई बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करती है, अगर वो ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करती है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो सारी जो पुरानी गलतियाँ, एक तरह से कहें पुरानी जो चुनावी हार हुई है, उसको वो कंपनसेट कर लेगी। लेकिन उससे बड़ी जो चुनौती है वो वैक्सीनेशन की चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से कोविड
को लेकर पूरे देश भर के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो इकॉनमी के फ्रंट पे है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के फ्रंट पे प्रधानमंत्री ने सफलता पा भी ली तो जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो सोशल ग्रुप हैं उनमें अनरेस्ट पैदा करेगा, क्योंकि ढेर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं और इकोनॉमिक जो स्टैग्नेशन है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो नहीं रही, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट डाउन है। तो इसलिए ढेर सारे ऐसे जो सोशल ग्रुप जो नौकरी से बेरोजगार होंगे वो कहीं ना कहीं वो एक विरोध का स्वर उसमें से निकल सकता है, जो मोदी के लिए खतरे की बात है, खतरे की घंटी है। तो ये सारे एक तरह से पॉलिटिक्स और किस तरह से सोशल ग्रुप आने वाले सालों में राजनीति को प्रभावित करेंगे, बनिस्पत कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एक तरह से धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही हैं, बाकायदा इसके कि इतना बड़ा उनका लार्जर बेस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार को झुका पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।